स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 12वीं कक्षा के इकोनॉमिक्स का पेपर जो आपका मॉर्निंग में हुआ था। 80 नंबर का पेपर है ये और प्री बोर्ड परीक्षा है आपकी। और इसमें जो हम ऑप्शन टाइपर्स MCQ क्वेश्चन है उनको पहले हल कर रहे हैं। MCQ क्वेश्चन का है पहला आपका कि इनमें से कौन सा व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का अध्ययन है। जो निम्नलिखित है इनमें से कौन सा व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का अध्ययन है। राष्ट्रीय आय नहीं है, समग्र मांग ये भी नहीं है और व्यापार चक्र ये भी नहीं है, क्योंकि ये तीनों के तीनों समष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। इनका अध्ययन समष्टिगत अर्थशास्त्र में किया जाता है मैक्रो में। यहाँ मांग का सिद्धांत है, माइक्रो का है, ये व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का है। तो इसका हमारा सही उत्तर है डी। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ? हमारा सही आंसर डी। इसके बाद हमारा जो दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गलत है। ये 4 समीकरण दिए हुए आपके। पहले मार्जिनल यूटिलिटी बराबर है डेल्टा टोटल यूटिलिटी बटे डेल्टा क्वांटिटी, ये आपका ठीक है। और दूसरा TU टोटल क्वांटिटी सिग्मा MU, ये भी ठीक है। MU टोटल यूटिलिटी बटे क्वांटिटी, ये आपका रॉन्ग है क्योंकि ये फार्मूला नहीं है। तीसरे चौथा आपका MU बराबर MN, ये मार्जिनल यूटिलिटी के लिए तीनों यानी 3 A, B और D मार्जिनल यूटिलिटी के फार्मूले हैं, जबकि C नहीं है। यहाँ उन्होंने पूछा कि कौन सा समीकरण गलत है, तो इसमें जो C समीकरण है वो आपका गलत है। ये वाला C वाला गलत है। किन वस्तुओं का मांग और वाय से दाय के अनुचो झूठो वो तो है मिले नहीं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3, किन वस्तुओं का मांग और बाएं से दाएं के नीचे की ओर झुका होता है। सीधी सी सिंपल सी बात है, सामान्य वस्तुओं का होता है। ये सभी बच्चों को पता है आपको। सामान्य वस्तुओं का प्रतिशत वस्तुओं में घनात्मक होता है, गिवन पदार्थ में भी घनात्मक होता है। इनमें मांग वक्र है। जो सामान्य वस्तुओं में हमारा मांग वक्र है वो दाएं बाएं ऊपर के नीचे होता है, जबकि प्रतिष्ठा सूचक और इनमें धनात्मक इस टाइप का होता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं ये सामान्य वस्तुओं में होता है, ये दूसरा प्रतिष्ठा वस्तुओं में। तो अगला आपका किन OI कक्ष है, ये किसके बराबर होता है? शून्य होता है। इसमें बिल्कुल शून्य होता है। जब वक्र OX से Y के समांतर होता है, जब ये हमारा, मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। जब ये मांग कर OD के बराबर है, ये मांग कर यदि इस प्रकार का DD वक्र है आपका खड़ा है, तो इसको मान है इसमें शून्य है, कोई मांग में परिवर्तन नहीं है। यदि इस प्रकार का यहाँ पर मांग शून्य के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 5, बाजार कीमत का निर्धारण अति अल्पकाल में किया जाता है, क्योंकि मार्केट प्राइस होती है वो हर पल की अलग होती है। जैसे कि किसी सब्जी वाले से आप सब्जी ले रहे हैं, किसी से वो 10 रुपये किलो ले रहा है, बट किसी से वो 9 रुपये किलो भी ले रहा है। यदि कोई ज़्यादा खरीद रहा है तो उसे सस्ती भी दे रहा है। इसलिए उसका हर वक्त समय, हर जगह स्थान, हर दुकानदार का अपना अपना भाव होता है, बाजार का भाव अलग होता है। ये सामान्य किससे अलग होता है। भारतीय राष्ट्रीय गठन का गठन कब हुआ था? भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में होता है, इसलिए इसका उत्तर ए ठीक है। इसके बाद आपका GDP MP क्वांटिटी तो प्राइस बनाम क्वांटिटी, इसका ए ठीक है, बाकी आपका गलत है। इसके बाद जो आपका निम्न कौन सा संतुलन भुगतान नहीं है। राष्ट्रीय आय पर ब्याज, ये राष्ट्रीय भुगतान नहीं है, ये तो है राष्ट्रीय आय पर राष्ट्रीय संतुलन भुगतान है। गृहिणी को भुगतान, ये भी भुगतान है। घरेलू उत्पादन, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का वेतन है, ये नहीं है, क्योंकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों का वेतन है
वो उसकी सेवा के बदले कभी न कभी उसने काम किया था, उस काम के बदले में वो दिया जा रहा है, इसलिए स्थानांतरण भुगतान नहीं है। घरेलू नौकर का भी स्थानांतरण भुगतान है, इसलिए ये गलत है। ये राष्ट्रीय ब्याज दर ये भी स्थानांतरण भुगतान है, इसलिए हमारा उत्तर गलत है। इसने नहीं पूछा है, देखिए नहीं पूछा है, इसलिए गृहिणी का भुगतान ये इसके बदले में कोई ये भी स्थान भुगतान नहीं है। जीएसटी कौन सा प्रकार का कर है? अगला हमारा क्वेश्चन है जीएसटी कौन सा प्रकार का कर है? जीएसटी अप्रत्यक्ष कर होता है, क्योंकि करापात किसी पर और कराघात किसी पर होता है। लगाया दुकानदार पर जाता है, बट वह आगे इसको ग्राहक से ले लेता है, इसलिए इसको हम अप्रत्यक्ष कर में लेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स में लेंगे। इसके बाद आपको मुद्रा कौन सी मांग होती है? मुद्रा की प्रत्यक्ष मांग होती है। जब मुद्रा देखते हैं हम, प्रत्यक्ष मांग होती है उसकी, सीधी अप्रत्यक्ष। इनमें से ये वाला हमारे आंसर बी हमारा गलत है, ये भी हमारा गलत है और सी भी गलत है, ए हमारा ठीक है। आर्थिक समस्या का संबंध किससे? आर्थिक समस्या संबंध, आर्थिक समस्या तीन संबंध होती है: सीमित साधन और असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधनों का चुनाव पे। हमारे पास ये है, इसका ये तो ठीक है। जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो समान शून्य उत्पादन भी शून्य होता है, क्योंकि जब अधिकतम उत्पादन होता है तो वो हमारा जो सीमांत उत्पादन होता है वो हमारा शून्य होता है, और जब ये ऋणात्मक होता है तो हमारा घटना शुरू होता है, ऋणात्मक होता है। जो कपड़े की अपेक्षा दूध की मांग है, दूध की पूर्ति है वो अधिक लोचदार बेरोजगार होती है, क्योंकि दूध प्राकृतिक संसाधन से जुड़ा हुआ है, पशुओं से जुड़ा हुआ है, जिसको हम एक समय में इसको इतना घटा बढ़ा नहीं सकते। कपड़े घटाया बढ़ाया उद्योगों के द्वारा जा सकता है, इसलिए दूध है। क्वेश्चन नंबर 14, चक्रीय प्रभाव में होने वाले मुख्य निर्यात आयात होते हैं। आयात करने से हमारे देश की जो करेंसी है वो बाहर जाती है, पैसा बाहर जाता है आयात से, इसलिए हमारा वापसी है वो आयात है। निर्यात तो समावेश होता है ना, निर्यात आयात करेंगे करेंसी बाहर जाएगी, इसलिए आयात है। और यदि आप निर्यात करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा और आपका समावेश होगा। यहाँ बात वापसी की पूछी है, इसलिए वापसी है तो वापसी आयत से होती है, या लीकेज इन इंग्लिश में कह सकते हैं आप, लीकेज किससे होगी? आयत से लीकेज होगी। जो पैसा हमारी अर्थव्यवस्था में आना चाहिए तो आयत और हमारी अर्थव्यवस्था से बाहर चला जाएगा। प्रश्न नंबर 15, भारत में 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये हमारा केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। आपको फिर बता दें कि 1 रुपया का नोट और सिक्के केंद्रीय बैंक जारी करता है, जबकि 2 रुपये या 2 रुपये से अधिक के जितने भी नोट प्रचलित हैं सारे रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। एमसीक्यू जितनी अधिक होगी गुणांक भी उतना अधिक होगा। आगे हमारे प्रश्न 17 से 20 तक के उत्तर हैं, उनको आपने देने हैं। अभिकथन दिया हुआ है और बाद में आर भी दिया हुआ है। अभिकथन, अभिकथन स्टूडेंट्स, आगे हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर 17 से 20 तक हैं। इन प्रश्नों में अभिकथन ए है और तर्क आर दिया है। अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सत्य हैं तथा तर्क आर अभिकथन और एक ही से व्याख्या करता है। यदि ये चीज है तो ऑप्शन ए आता है आपका। यदि आपने ऊपर देख लिया, उससे पहले समझने की बड़ी अच्छी जरूरत है इसमें। जो आपका कथन ए, नीचे क्वेश्चनों में कथन दिया मिलेगा ए और तर्क दिया मिलेगा आर। यदि आपका तर्क अभिकथन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है तो आपने उत्तर ए देना है। और यदि आपका अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सत्य हैं परंतु की सही व्याख्या न करता है, फिर बी देना आपने। और यदि अभिकथन ए सत्य है परंतु तर्क आर असत्य है तो आपने सी आंसर देना है। और यदि आपका अभिकथन ए सत्य है, असत्य है यानी गलत है, और बी तर्क आर सत्य है तो आपने डी उत्तर देना है। अब आपको ध्यान से देखना है प्रश्न नंबर 17। प्रवृत्ति के नियम लागू होने से रोका जा सकता है? कभी भी नहीं रोका जा सकता। प्रवृत्ति के नियम को लागू होने को ज़्यादा लंबा तो किया जाता है, रोका नहीं जा सकता।
इसलिए आपका पहला क्या आएगा, ए आपका वो असत्य है। तकनीकी में सुधार होने पर हम प्रवृत्ति के नियम को स्थगित कर सकते हैं। हाँ ये ठीक है, इसका सत्य है। तो इसका मतलब कौन सा है आपका, डी ऑप्शन है आपका। अभिकथन ए है वो सत्य है आपका, परंतु तर्क असत्य है, इसलिए आपका इसका उत्तर लिखेंगे डी। ठीक है, इसमें आप डी लिखेंगे, इसका क्वेश्चन डी लिखेंगे। इसके बाद आपका अगला है प्रश्न नंबर 18, टी आर बराबर टी सी होने पर लाभ को सामान्य लाभ कहा जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, ये ठीक था, नहीं रोका जा सकता, ये गलत है, ये ठीक था, इसलिए डी था। अब ये ठीक है, टी ये गलत है आपका। ये देखो कौन सा बैठता है, ये आपका सी में बैठता है, विकथन सत्य है और ये असत्य है। तो इसका मतलब इसका उत्तर आपका सी आएगा। इसके बाद आपका है भारत में बढ़ती कीमतों की समस्या एक समस्या। बिल्कुल ठीक बात है, ये आपकी ठीक है ये। और भारत में बढ़ती कीमतों की समस्या पूर्णतः से संबंधित आर्थिक मुद्दा। बिल्कुल ठीक है, और ये इसकी व्याख्या भी करता है। देखो बढ़ती कीमतों में विशेष आर्थिक अध्ययन है और बढ़ती कीमतें समस्या पूर्णतः से संबंधित एक आर्थिक मुद्दा भी है। ठीक है, ये दोनों इसकी व्याख्या भी करता है, दोनों सत्य हैं। इसका मतलब आपका उत्तर ए वाला है। अभिकथन ए और तर्क दोनों सत्य हैं, ज्यादातर अभिकथन और बी से ही व्याख्या करता है। इसका मतलब आपका उत्तर ए रहेगा इसका। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 20वां देखिए क्या है, अभिकथन कार पर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु है। बिल्कुल ठीक है, टिकाऊ वस्तु है और कार का उपयोग कई वर्षों तक किया जा सकता है, इसका सापेक्ष मूल्य भी अधिक होता है। बिल्कुल ठीक बात है, और इसकी सही ये वाक्य इसकी व्याख्या भी करता है। ये ए वाला लागू होता है, विकथन और भी दोनों सत्य हैं और तर्क भी की सही व्याख्या करता है। तो इसका उत्तर भी आपका ए आएगा स्टूडेंट। इसके बाद आपका ये प्रश्न मांग की लॉस विधि आप बड़े अच्छे से जानते हैं। नीचे मैंने आपका ये किया हुआ है आपका, देखिए आप ये कैसे निकालना है आपको। पीछे एमपीसी और एमपीएस बहुत इजी सा है आपको निकालना, क्योंकि डिफरेंस निकालना है। यहाँ निकालेंगे हम 500 में से आपका 500 में से 400 गया आपका, यहाँ 100 डेल्टा 100 आया, डेल्टा वाई 100 आया आपका। और इधर आपका सी कितना आपका 200, ऊपर लगा 320 माइनस 240 आपका आ गया, ये 80 आ गया। ये आ गया आपका डेल्टा सी। हमने एमपीसी का सूत्र क्या है, एमपीसी बराबर है डेल्टा वाई बटे डेल्टा सी। यहाँ हमारा है 100, ऊपर हमारा डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई, ऊपर आपका 80 से आपका 100, 0 से 0 कट गई, 0 आ गया 0.8 आ गया। यह आ गया एमपीसी 0.8। आपको पता है कि एमपीसी जमा एमपीएस बराबर 1 होता है। तो यहाँ एमपीसी हमारा 0.8 है, तो 1 में से इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 0.8 जमा में एमपीएस बराबर 1 माइनस 0.8, यह आ गया आपका 0.2 आ गया, 0.2। इसी प्रकार आपका ये आ जाएगा, इसी प्रकार आपका अगला आ जाएगा, इसी प्रकार आपका ये आ जाएगा। इस प्रकार फिर आगे आपका क्वेश्चन नंबर पेपर ये हैं आपका, बड़े क्वेश्चन है, ये आपने कर लिए होंगे, आसान है। इतने कोटे पेपर आपका बहुत ही बढ़िया आसान सा बना हुआ है, इसकी कोई बात नहीं है। इसमें जो अगला क्वेश्चन है 33वां न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये करना था आपने। इसमें आपको दिया हुआ है बाजार कीमत पर सकल रेलवे, यानी आपको दिया है जीएनपी दिया हुआ है 1500, सकल राष्ट्रीय आय दी हुई है। निकालने क्या है आपको, एनडीपी नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर प्राइस में निकालना। यहाँ था हमें तीनों चीज चेंज करने। देखिए आपका जीएनपीवी है और आपने जाना हमारे पास ये दिया हुआ है, और जाना आपने
NDP फैक्टर प्राइसेस पे जाना है। ये हमारा कितना है 1500 है। यहाँ देखिए हमारा इसके बीच में जी और इसके बीच में क्या है आपका डिप्रिसिएशन है। डिप्रिसिएशन कितना आपका 30 है, तो इसलिए आप इसमें से 30 घटा दें तो आपका 1470 बच जाएगा। इसके बाद आपका N है, N का मतलब यहाँ नेशनल है तो ये डोमेस्टिक पर जाएगा। इसका मतलब नेशनल है तो इसमें ज़्यादा है और डोमेस्टिक कम होता है, तो इसमें से हम क्या करेंगे नफिया कटाएंगे। नफिया कटाएंगे, नफिया हमारे पास कितना है 20 है, नफिया आपका -20 है और घटाएंगे तो माइनस है, अगर माइनस का होगा तो माइनस प्लस 20 जुड़ जाएगा, आपका 1420 हो जाएगा। इसके बाद आगे हम चलते हैं FC। यहाँ हम चलते हैं इसका इसमें हमने MP से हम चलते हैं FC पर, फैक्टर प्राइस पर जाएंगे तो MP जो इसमें ज़्यादा होती है और फैक्टर प्राइस कम होती है, क्योंकि जो MP होती है इसमें नेट शामिल होता है, नेट है। तो नेट हमने कहाँ देखना है, नेट कहाँ से निकालेंगे हम देखिए हमारे पास यहाँ दिया हुआ है इंडायरेक्ट कर कितना दिया 50 दिया हुआ है और आर्थिक सहायता कितने दिया 35 दिया हुआ है। तो इसको हम सरल करेंगे, पहले नेट निकालेंगे। नेट कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट टैक्स में से इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें से हम सब्सिडी हटा देंगे तो हमारा 15 बच जाएगा। और इस 15 को हमने क्या करना है, क्योंकि इसमें ये ज़्यादा जुड़ा हुआ है तो हमने फैक्टर प्राइस पे आना है, तो इसका मतलब यहाँ माइनस करना पड़ा है, माइनस कर देंगे, -15 कर देंगे तो आपका 1475 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 1475 NDPFC पर। यह आपका क्वेश्चन है। इस प्रकार ये क्वेश्चन था, बहुत सरल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, पेपर बिल्कुल इजी था। इसी के साथ आपका पेपर खत्म होता है। थैंक यू, धन्यवाद।